आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पे। सबसे पहले होल ब्लड को डिस्कस करेंगे। जब होल ब्लड आफ्टर 6 आवर के बाद इसको सेग्रीगेशन करते हैं और इसका जो होल ब्लड का टेम्परेचर मेंटेनिंग क्या होता है जिसमें फ्रीज करते हैं वो 2 to 6 सेंटीग्रेड होता है। 2 to 6 ये मोस्टली MCQs आता है कि होल ब्लड का MCQs फ्रीजिंग क्या होता है 2 to 6। होल ब्लड में जब सेग्रीगेशन करते हैं उसमें क्या मिलते हैं हमें, नंबर 1 पैक्ड RBCs मिलते हैं, उसमें हमें प्लेटलेट्स मिलेंगे, सेकंड सेल्स हैं, थर्ड पे हमें क्या मिलेंगे FFPs फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट। ये चार्ज हमें मिलेंगे जब हम सेग्रीगेट करेंगे। देखिए जो पैक्ड RBCs का इसका जो टेम्परेचर क्या होता है मेंटेनिंग 2 to 6 सेंटीग्रेड होता है। और नेक्स्ट इसमें जो पैक्ड RBCs हमें किस चीज़ में देते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस या स्वेयर एनीमिया हो उसमें कौन सा ट्रांसफ्यूज करेंगे, उसमें हम पैक्ड RBCs को ट्रांसफ्यूज करेंगे। प्लेटलेट्स का जो मेंटेनिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 20 to 24 सेंटीग्रेड, ये MCQs आता है। और उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 5 days होती है। और जो 1 यूनिट प्लेटलेट्स का क्या करता है, ये 5000 प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है 1 यूनिट। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्रायो प्रेसिपिटेट है इसका जो मेंटेनिंग टेम्परेचर होता है वो दोनों का -18 डिग्री होता है और उनकी शेल्फ लाइफ भी 1 ईयर होती है दोनों की। लेकिन जो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आपका यहाँ पे आता है जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसमें कौन से फैक्टर होते हैं, उसमें फैक्टर 2, 7, 9 और 10 होते हैं। और उसमें क्या होता है नेक्स्ट प्रोटीन C और S भी होता है। लेकिन जो क्रायो प्रेसिपिटेट है इसमें क्या होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर, सेकंड फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 8 और फैक्टर 13। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से हम सिरोसिस में दे सकते हैं और नेक्स्ट हम किस में देंगे, इसमें एंटी कोगुलेशन को रिवर्सल करने के लिए देंगे क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं एंड इमीडिएट कोगुलेशन रिवर्सल के। लेकिन जो क्रायो प्रेसिपिटेट है इसमें अगर क्लॉटिंग कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है, अगर फैक्टर 8 या 13 की डेफिशिएंसी है तो उसमें हम इसमें क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे। अगर वोन विली ब्रांड डिजीज है तो उसमें क्रायो प्रेसिपिटेट हम देंगे। अब नेक्स्ट है होल ब्लड। होल ब्लड हम किस में कन्वर्ट दे सकते हैं, जो होल ब्लड अगर देखें जो प्लेटलेट्स है इसे हम देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होना तो ऑफ कोर्स। लेकिन जो होल ब्लड है उसे हम मैसिव अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी हो तो उसे तब हम क्या देंगे, होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। और 1 यूनिट जो होल ब्लड का वो 1 HB को इंक्रीज करता है और 3% हिमेटोक्रेट को। ये MCQs है आपके। अब इसकी जो होल ब्लड है मतलब इनकी सब की ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस, नंबर 1 इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जो इन्फेक्शन होता है वो उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो लो होती है। हाई ट्रांसमिशन कहाँ पे होती है, प्लेटलेट्स अगर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। सेकंड ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें फीवर, रिगर, चिल्स आ सकता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। ये रिएक्शन होते हैं मोस्ट कॉमन, फीवर, रिगर, चिल्स आ सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होगा, इसमें आयरन लोड होगा क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन होता है और इसकी वजह से ब्लड आयरन हीमोक्रोमाटोसिस, आयरन लोड हो जाता है ब्लड में, जो थैलेसीमिया में हमें नज़र आता है हीमोक्रोमाटोसिस। सेकंड क्या होगा, इसमें जो हाइपोकैल्सीमिया होता है, क्योंकि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं उसमें हमेशा आपने याद रखना उसमें एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर 450 ml ब्लड है उसमें कितना होगा, 63 ml क्या होंगे, एंटी कोगुलेंट्स होंगे। अब इसका जो काम क्या होता है, इसमें होता है सिट्रेट। एंटी कोगुलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, सिट्रेट क्या करते हैं, ये कैल्शियम को इंगल्फ कर जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। नंबर 4 क्या होता है, इसमें हाइपरक्लीमिया होता है। हाइपरक्लीमिया बेसिकली क्या होता है, RBCs की लाइसिस की वजह से हाइपरक्लीमिया होता है। अब हम इसको फर्स्ट एड्स में डिस्कस करेंगे। देखें जो पैक्ड RBCs है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 6 सेंटीग्रेड होता है। ये MCQs आता है और इसमें हम एक्यूट ब्लड लॉस और स्वेयर एनीमिया में देते हैं। और इसका जो मेन मकसद क्या होता है, ये HB को और कार्बन डाइऑक्साइड को यानी हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को ज़्यादा कर देता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती है। और सेकंड ये हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो 1 इसका यूनिट है
अगर एक यूनिट आपने दिया है पैक्ड आरबीसी का, उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1 ग्राम पर डेसीलीटर एक यूनिट इंक्रीज करता है। ये अभी एमसीक्यू आता है। सेकंड एमसीक्यू आता है हिमेटोक्रेट कितने परसेंट इंक्रीज करता है, ये 3% पर यूनिट इंक्रीज करता है। सेकंड हमारे पास है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स का जो मेंटेनिंग टेम्परेचर होता है वो 20 to 24 सेंटीग्रेड होता है और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 5 डेज होती है इसकी शेल्फ लाइफ। ये भी आपका एमसीक्यूज आता है। और जो एक यूनिट प्लेटलेट्स है वो कितने प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है, एक यूनिट ऑफ ब्लड का वो 5000 to 10,000 प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट 30,000 माइक्रो लीटर पर यूनिट। और इसमें हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये होता है अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। या क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स में हम क्या देते हैं, प्लेटलेट्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसे हम बोलते हैं एफएफपीज या प्रोथ्रम्बन कम्प्लेक्स कंसनट्रेट। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें फैक्टर 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी और एस होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। जब क्लॉटिंग फैक्टर आप देंगे तो क्या होगा, कोगुलेशन होगी। हमें कोगुलेशन किन कंडीशन में चाहिए होती है, आपको पता है सिरोसिस। जब भी लीवर सिरोसिस, आपको पता है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर ये लीवर में बनते हैं। जब सिरोसिस हो रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो हमें क्या करेंगे, हम बाहर से इनको इंजेक्ट करेंगे। या अगर इमीडिएट अगर कोई एंटी कोगुलेशन रिवर्सल हो, अगर मे बी एंटी कोगुलेशन हो रही है तो उसमें क्या होगा, उसको रिवर्सल करना है तो उसमें क्या देंगे, हम एफएफपीज देंगे। अब एफएफपीज उसने बोला कि कोगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज करने के लिए देता है, क्योंकि इसमें कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी हैं, सी और एस होती हैं, यही उसने लिखा हुआ जनरली। थर्ड है क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो एफएफपीज का जो वॉल्यूम मेंटेनिंग टेम्परेचर होता है -18 होता है, और क्रायो का मतलब होता है -18 इसका भी। और इसकी शेल्फ लाइफ दोनों की 1 ईयर होती है। अब क्रायो प्रेसिपिटेट में बेसिकली क्या होता है, फैक्टर 8, 13 वॉन विलीब्रेंड फैक्टर और फाइब्रिनोनेक्टिन फाइब्रिनोजेंस होते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको पता है कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी किस में होती है, हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया में हम कौन सा ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट करेंगे। अगर वॉन विलीब्रेंड फैक्टर किस में होता है, वॉन विलीब्रेंड डिजीज में डेफिशिएंसी हो रही है, तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज में हम कौन सा ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट करेंगे। एल्ब्यूमिन, बेसिकली जो एल्ब्यूमिन होता है आपको पता है, अगर ऑनकोटिक प्रेशर या इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम हमें इंक्रीज करना तो क्या करेंगे, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूज करेंगे। और ये अगर पोस्ट पैरासिंथेसिस करते हैं और थेरापेटिक प्लाज्मा फ्लोरोसिस भी कंडीशन में हम एल्ब्यूमिन इंजेक्ट करते हैं। अब इसकी ब्लड की कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाएं। कॉम्प्लिकेशन में यह उसने बोला कि इसमें जो ट्रांसफ्यूजन होती है, इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन होती है वेरी लो होती है। हाई किस में होती है, अगर प्लेटलेट्स हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होगी वो हाई होगी। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं, जिसमें आपको बता दिया मैंने, फीवर, रिगर, चिल्स है। और ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, जिसमें क्या होगा, वॉल्यूम अगर ओवरलोड है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। इसी वजह से हम उसे अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज करें हम मिड लैसिक्स देते हैं। मिड लैसिक का बेसिकली काम यही होता है, वो पल्मोनरी एडीमा और हाइपरटेंशन की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं इसको रोकता है, पल्मोनरी एडीमा और हाइपरटेंशन को। और ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी हो सकती है, जिसमें हाइपोक्सिया और इन्फ्लामेशन होगी और जिसकी वजह से नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा और हाइपोटेंशन होगी। अगर उसने बोला कि अगर ड्यूरिंग सिनेरियो आता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा और हाइपोटेंशन आ रही है तो क्या हुआ, एक्यूट लंग इंजरी होती है। और आयरन ओवरलोड हो जाता है, जो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस जिसे बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया इस वजह से होगा क्योंकि जो भी जितने भी ब्लड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेशन होते हैं। जो एंटी कोगुलेशन एक हमारे पास से कौन सा है, सिट्रेट क्या करता है, ये कैल्शियम चिलेटर होता है, कैल्शियम को बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। और हाइपरकैलेमिया बेसिकली कब होता है, हाइपरकैलेमिया तब होता है अगर आरबीसीज की लाइसिस हो रही है इन ओल्ड ब्लड यूनिट्स में, जिसकी वजह से इंक्रीज
पोटाशियम हाइपरक्लीमिया हो जाएगा।